हाय गाइस, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। एंड आज की क्लास में हम लोग जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर है इसको पूरा का पूरा एक ही शॉट में खत्म कर देंगे। ठीक है, आई विल टेक अराउंड 30 to 40 मिनट्स एंड गेस व्हाट, इस 30 to 40 मिनट्स में ये पूरा का पूरा चैप्टर मैं आपको दोबारा रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, इससे पहले मैं ये पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा भी चुका हूं टॉपिक वाइज, है ना बेटा। हमने 3-4 सेशन ऑलरेडी करे हुए हैं, उसको जाके आप दोबारा देखो ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी हो जाएगी। ठीक है, और ये वाला सेशन एंड मोमेंट पे रिवीजन करने के लिए है, इसमें मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, एक शॉट में पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेंगे एंड यू विल बी वेरी मच कॉन्फिडेंट आफ्टर द क्लास। आपको लगेगा वाह मुझे तो सब आता है। ठीक है, तो लेट्स गेट टू द वीडियो गाइस हियर। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, जो हमने चैप्टर स्टार्ट करा था सेल्फ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसमें हमने डिस्कवरीज के बारे में देखी थी, है ना, कि किसने सेल को सबसे पहले डिस्कवर करा। जल्दी बताओ किसने डिस्कवर करा सबसे पहले। यस, हमने देखा था रॉबर्ट हुक वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू डिस्कवर द डेड सेल। रॉबर्ट हुक अंकल ने सबसे पहले डेड सेल को डिस्कवर करा था, ये एग्जाम में आता है। ठीक है, इन्होंने कॉर्क क्या होता है बेटा, ये वाइन की बोतल के ऊपर होता है ना, उसको कॉर्क कहते हैं। वो जो है बार्क ऑफ द ट्री से बनी होती है, उन्होंने उसको डिस्कवर करा डेड सेल से वो। फिर आए हमारे ल्यूवेनहॉक अंकल, एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक, इन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्कवर करा। ही डिस्कवर्ड द लिविंग सेल फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आए हमारे रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, ब्राउन मुंडे, इन्होंने ही डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इनसाइड द सेल, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आए हमारे परकिंजी अंकल। ठीक है, परकिंजी अंकल ने टर्म दिया प्रोटोप्लाज्म। बच्चे मुझे कहते हैं प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, ध्यान से सुनो बेटा, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, इसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। मतलब साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। ठीक है सर। फिर आती है बात सबसे इंपॉर्टेंट भाई, सेल थ्योरी की। ये पेपर में आएगा बेटा सेल थ्योरी। ठीक है, ये सेल थ्योरी दी थी शील्डन और श्वान अंकल ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है, पूछेंगे कि भाई सेल थ्योरी में शील्डन और श्वान ने क्या बोला। जल्दी बताओ। इन्होंने कहा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल्स के बने हुए हैं। ठीक है जी, ठीक है, मतलब कोई भी, जैसे कि मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म हूं, मैं सेल्स का बना हूं, आप लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, आप सेल्स के बने हुए हो, मेरा प्लांट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो भी सेल्स का बना हुआ है। ठीक है सर। फिर दूसरी चीज उन्होंने बोली कि भाई जो भी फंक्शन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है वो उसके सेल्स की वजह से होता है। ऑल द फंक्शंस ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज बिकॉज ऑफ इट्स सेल। जैसे कि मैं बोल रहा हूं, है ना, मैं अपने हाथ हिला रहा हूं, तो मेरे बॉडी के जितने भी सेल्स हैं मिलके मेरे से ये चीजें करवा रहे हैं। ठीक है सर, समझ आ गया। ठीक है, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, फिर आए बेटा एक वर्चाओ अंकल। कौन? रुडोल्फ वर्चाओ और आर वर्चाओ। इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा कि भाई जो सेल्स होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बनते हैं। मतलब देखो, शील्डन और श्वान अंकल ये नहीं बता पाए कि नए सेल्स कहां से आते हैं। ठीक है, तो वर्चाओ ने बोला जो नए सेल्स हैं वो जो एग्जिस्टिंग सेल्स हैं उनमें से निकल के आते हैं। समझे? द न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सेल्स, कि मेरे मसल्स के सेल से नए सेल्स बन के आएंगे। अमीबा है तो अमीबा से नए अमीबा बन के निकलेंगे। समझे इस बात को? तो इसे कहते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी। क्वेश्चन आएगा कि भाई वर्चाओ अंकल ने ऐसा क्या बोला। वर्चाओ अंकल ने बस ये ऐड करा कि जो सेल्स होते हैं दे अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। भाई समझ आ गई? ठीक है बेटा, ये प्लीज इसको क्विकली याद कर लेना। ठीक है, ये क्योंकि इसमें से 1-2 नंबर का क्वेश्चन आएगा पेपर में। ठीक है, चलो भाई थोड़ा आगे चलते हैं। अब जो सेल्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में बेटा, वो डिफरेंट शेप के होते हैं, सारे एक जैसे नहीं होते, वो डिफरेंट साइज के भी होते हैं। ठीक है, और उनका जो शेप एंड साइज होता है वो डिपेंड करता है उनके फंक्शन पे। जैसे कि नर्व सेल है बेटा, नर्व सेल मेरे ब्रेन में और मेरे स्पाइनल कॉर्ड में है, ये हेल्प करता है इंफॉर्मेशन को मेरे हैंड तक लेके आने के लिए, इंफॉर्मेशन को वापस लेके जाने में। समझ रहे हो? तो ये क्या होता है, लॉन्ग होते हैं वायर की तरह।
ताकि इंफॉर्मेशन को लेके जाए और लेके आ पाए। वेरी गुड, ठीक है, समझ आया। तो इनका जो शेप है लॉन्ग सा, साइज भी है लॉन्ग, है ना, इट इज बिकॉज ऑफ द फंक्शन। इनका फंक्शन क्या है, इंफॉर्मेशन को लेके जाना, इंफॉर्मेशन को वापस लेके आना। समझ, आपके घर में वायर्स लगे होंगे टेलीफोन वगैरह में, या फिर आपके टीवी की लाइन, तो वायर जाती है ना, तो लंबी लंबी होती है वो, उसकी वजह से, और पतली होती है शेप में, है ना। वेरी गुड। फिर देखो ब्लड सेल्स। अब ये ब्लड सेल्स हैं, ये ऐसे होती है बाइकनकेव। क्यों ऐसी क्यों होती है, क्योंकि भाई ये ताकि दे कैन कैरी लॉट्स ऑफ ऑक्सीजन, सो दैट दे कैन कैरी लॉट्स ऑफ ऑक्सीजन इन देम। ठीक है, परफेक्ट। फैट सेल्स होते हैं, इनके अंदर बड़ा सा वैक्यूल होता है ताकि ये फैट को स्टोर कर पाए। आई गेस आपको समझ आ गया। किसी सेल का शेप और साइज किस चीज पे डिपेंड करता है, उसके फंक्शन पे डिपेंड करता है जी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। आगे आ जाओ। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, अब देखो कुछ ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ होते हैं मल्टी सेलुलर। मतलब जैसे कि अमीबा है, अमीबा इकलौता सेल है, वो अकेले जिंदा रह सकता है, बट अगर आप मेरी बॉडी में से कोई मसल का सेल निकाल दो वो मर जाएगा, है। जैसे तो मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो बताना मुझे क्या होगा। उसी तरह अगर आप सेल को मेरी बॉडी से निकालते हो वो मर जाता है। तो अमीबा कैसे जिंदा रहता है भाई, और मेरा सेल क्यों मर जाता है। ठीक है, तो इसके पीछे ये चीज है बेटा। देखो जो अमीबा होता है ना, और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो इंडिपेंडेंटली सरवाइव कर पाते हैं। कैसे, वो खुद का न्यूट्रिशन देख पाते हैं, वो रेस्पिरेशन कर पाते हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन कर पाते हैं, वो एक्सक्रीशन कर पाते हैं। जबकि मेरे बॉडी के सेल्स ये सब नहीं कर पाते, इसलिए वो मर जाते हैं मेरी बॉडी से निकलते ही। ठीक है, तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है बेटा, जैसे कि हम हो गए, ऑक्टोपस हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, ये सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इनके अंदर अलग अलग बहुत सारे सेल्स होते हैं जो अलग अलग काम कर रहे होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इकलौता सेल होता है, वो सारे काम कर लेता है, समझ लो। तो कुछ ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं, ये हमने देख लिया। ठीक है, अब ध्यान से देखो बेटा, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, इनके अंदर कोई डिवीजन ऑफ वर्क नहीं है, सारा काम एक ही सेल करता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, जैसे कि मेरे ब्रेन में ब्रेन सेल्स हैं जो इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, प्रोसेस करते हैं। मेरे मसल सेल्स कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन करते हैं। मेरे दिल की धड़कनें तुमको याद करती है, मतलब हार्ट बीट करती है। मेरे किडनी मेरी बॉडी को क्लीन करती है। समझ रहे हो, अलग अलग काम चल रहा है अलग अलग सेल्स में। ठीक है, तो ये फर्क होता है मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। ठीक है सर, थोड़ा आगे चलते हैं। अब देखो नाउ, डिवीजन ऑफ लेबर होता है इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब जैसे कि मेरे क्या कहते हैं, नर्व सेल क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को मेरी पूरी बॉडी में स्प्रेड करते हैं, मेरी पूरी बॉडी को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। आरबीसी क्या करते हैं, मेरी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है जी। फिर मेरे मसल सेल क्या करते हैं, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं। स्पर्म और ओवा क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ये सेल्स होते हैं टाइप के। ठीक है बेटा। बोन सेल क्या करता है, मेरी बॉडी को फ्रेम देता है ताकि मैं ऐसे खड़ा रह सकूं। ठीक है बेटा, ये सब चीजें हमें समझ आ गई। अभी तो कुछ नहीं हुआ है, अभी तक हमने डिस्कवरी देखी है। हमने देखा कि भाई सेल का फंक्शन, सेल का शेप और साइज उसके फंक्शन पे डिपेंड करता है। तीसरी चीज हमने देखी भाई, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर होता है। अब जिंदगी में थोड़ा हम आगे चलते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सिंगल सेल, मल्टीसेलुलर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। All functions performed by a single cell, different functions are performed by different cells. Different cells है, different function होते हैं इनके। यहां पे no division of labor, यहां पे क्या होता है भाई, division of labor होता है। The same cell is used for reproduction, specialized cells are used for reproduction। समझ लो, मतलब अमीबा खुद ही रिप्रोड्यूस करता है, बट जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें स्पेशल टाइप के सेल्स बनते हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं हमारी। ठीक है भाई, इनकी लाइफ स्पैन शॉर्ट होती है, इनकी लाइफ स्पैन लंबी होती है, क्योंकि ये यूनिसेलुलर है तो जल्दी मर जाते हैं, ये ज्यादा दिन तक जिंदा रहते हैं। ठीक है सर, आ जाओ। चलो, ये हमने बेसिक कर लिए। अब हम जानते हैं कि भाई सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर क्या क्या चीज होती है।
ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं। तो बेटा बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, कोई भी सेल ले लो ना, उसके पास 3 बेसिक चीजें होती हैं, जिसकी होता है साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन। ये 3 चीजें होती हैं। ठीक है बच्चे, अब आप कहोगे सर मैंने सुना है आरबीसी जो रेड ब्लड सेल होता है ना उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, कुछ कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, समझ गया। अब देखो कोई भी सेल होता है ना बेटा, देखो ये सेल है मान लो, उसकी जो आउटर कवरिंग होती है उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। उसका जो हेड ब्रेन की तरह होता है उसको कहते हैं हम न्यूक्लियस। उसके अंदर जो भी मसाला भरा होता है, मतलब जो भी फ्लूइड सा भरा होता है, उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है बेटा, साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू जो फ्लूइड प्लस ऑर्गेनल्स इनसाइड द सेल। जो सेल के अंदर ऑर्गेनल्स हैं उसको भी हम साइटोप्लाज्म में कंसीडर करते हैं। ठीक है, परफेक्ट। अब आगे आ जाओ। अब बेटा एक बहुत ही अनोखी चीज होती है सेल वॉल। ठीक है, ये सेल वॉल क्या होती है? इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट सेल। देखो एनिमल सेल्स में सबसे आउटर कवरिंग होती है सेल मेम्ब्रेन, प्लांट सेल में आउटर कवरिंग होती है सेल वॉल। समझ रहे हो? विच इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, जो कि प्लांट्स को हार्ड बनाता है। आप देखो मेरे को, देखो मैं सॉफ्ट हूं, बट जो मेरे प्लांट्स हैं वो बहुत ही हार्ड होते हैं। क्यों होते हैं हार्ड भाई? क्योंकि जो उनकी आउटर कवरिंग है वो सेलुलोज की बनी होती है, जो कि हार्ड होती है। ठीक है, ठीक है सर। अब बच्चों सेलुलोज क्या? सेलुलोज बेटा एक केमिकल है टाइप। ठीक है, चलो अब देखो नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपको मैंने क्या कहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी आउटर कवरिंग होती है? एनिमल सेल्स की। प्लांट सेल की आउटर कवरिंग क्या होती है? सेल वॉल। ठीक है, समझ आ गया सर। अब थोड़ा हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ा और जानते हैं। ठीक है, अब बच्चे पूछते हैं कि सर क्या प्लांट सेल में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है? हाँ जी होता है। देखो ये मान लो प्लांट सेल का सेल वॉल है, ये सेल वॉल है, तो इसके अंदर जो है ना बेटा ये है सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। यहां है सेल वॉल, यह सेल मेम्ब्रेन। समझ रहे हो? मतलब प्लांट सेल में भी सेल मेम्ब्रेन होती है। प्लांट सेल में भी क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है, बट सबसे बाहर वाली लेयर नहीं होती। सबसे बाहर क्या होता है? सेल वॉल। एनिमल सेल में सबसे बाहर सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, इट इज फ्लेक्सिबल। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बेटा वो फ्लेक्सिबल होती है, ऐसे ऐसी गुगली गुगली होती है। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। प्लीज ध्यान देना, सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है? इट इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, और हम कहते हैं इट इज सेमी परमिएबल इन नेचर। वो सेमी परमिएबल या सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। इसका मतलब सेल मेम्ब्रेन से कुछ चीजें अंदर आ सकती हैं और कुछ चीजें बाहर जा सकती है, बट एवरीवन कैन नॉट एंटर। ओनली सर्टेन थिंग्स, certain substance can enter or exit। मतलब ये सेलेक्टिवली, जैसे कि आप अपने घर में बस कुछ मेहमानों को ही आने दोगे, हर किसी को तो आने नहीं दोगे, एरा ग्यारह नत्थु ग्यारह को तो आने दोगे। उसी तरह जो सेल मेम्ब्रेन होती है, इट अलाउज ओनली सर्टेन थिंग्स टू कम इन, बट इट स्टॉप्स द अदर्स। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है इसकी। बट जो हमारी सेल वॉल है ये फ्रीली परमिएबल होती है। कैसी परमिएबल है? फ्रीली परमिएबल, मतलब it allows anyone to enter or exit। cell wall allows anyone to enter or exit the cell। very important। ठीक है सर, समझ आ गया। चलो अब आगे चलते हैं। now movement of substance across the cell membrane। अब चीजें भाई सेल के अंदर क्यों आती हैं और किस तरीके से आती हैं, ध्यान से देखते हैं। सबसे पहला होता है बेटा डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन क्या होता है, ध्यान से समझ लेना। डिफ्यूजन होता है बेटा मूवमेंट ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई concentration to a region of low concentration। what is diffusion? it is a movement of solid, liquid or gas from a region of high concentration to a region of low concentration। बहुत ही अमेजिंग चीज होती है। ठीक है, समझ में? जैसे कि आपने अगरबत्ती जलाई, यहां पे मेरे पूरे रूम में अगरबत्ती की स्मेल फैल जाएगी। that is diffusion। if I put a perfume over here, my entire room will start smelling। that is diffusion, because the perfume from high concentration will spread entire room। if you put an ink drop in the water,
the entire water will become blue slowly because of diffusion. Okay, so that is diffusion. Cool. Now, diffusion is movement of substance from an area of high concentration to an area of low concentration. It can happen for solid, liquid and gas. Now that is clear. Now, next thing is, guys, osmosis. Osmosis. What is happening here? Movement of only water molecule from a region of high concentration to a low concentration through a selectively permeable membrane. Please understand. Here what is happening? Movement of solid, liquid or gas. Okay. So a gas can enter into a cell by diffusion. For example, oxygen has to enter a cell. It can enter by diffusion. Perfect. Now, but in osmosis, what is happening? Please understand. It is movement of only liquid from a region of high concentration to a region of low concentration. Here only liquid is going, but you need one more thing over here. That is semi-permeable membrane is important. In diffusion, you don't need any membrane, but in osmosis, you need a membrane. Semi-permeable membrane is needed over here. Interesting. Very, very important, guys. People ask me what is semi-permeable, beta? It means it allows certain things to go, but it does not allow other things to go. And do you know a semi-permeable membrane? Just now I taught you. Cell membrane is a semi-permeable membrane. Cell membrane is a semi-permeable membrane or selectively permeable membrane. I told you, right? The cell membrane allows certain things to go and stops others. It is very, very much important. Interesting, no? Very good. Very good. See, so osmosis is very important from the perspective of the cells. Okay, let us understand different types of osmosis. Now, there is endosmosis and exosmosis. What do you mean by this, sir? Please understand. If something is going into the cells, say this is a plant. Here in the plant there is stomata, small pores called as stomata on the leaf. Okay, guys, the carbon dioxide enters the leaf. This is endosmosis, going inside the cell. Something is coming out, it is exosmosis. Oxygen comes out of the plant leaf because of photosynthesis. That is exosmosis. Endosmosis, something goes in, exosmosis, something goes out. Okay. Okay, now we are clear now. Now moving forward. Now, there is a concept called as tonicity which many of you will be confused. Please understand. If I place a cell in a fluid, say for example I am placing a cell in a fluid. In a fluid. Okay. If water comes out of it, if water comes out of the cell, that is what is happening. Exosmosis is happening. Exosmosis is happening. What will happen to my cell? The cell will shrink. The cell will shrink. Why did water come out? Because water always moves from a region of high concentration to a region of low concentration. Such a solution which has low water as compared to the cell is called as hypertonic solution. Hypertonic solution. So guys, always remember, in a hypertonic solution, water from inside the cells comes out into the fluid. Hypertonic solution has more solute. Solute is high and solution is less. Guys, please understand. In any solution, what is there? There is solute and solvent. Sorry. There is solute and solvent. Solvent is water here. Okay, in a hypertonic solution, solvent is less, solute is more. That is why water from inside the cell comes out and the cell will shrink. Such a solution is called as hypertonic. In exam question will come कि भाई hypertonic solution क्या होता है? आपको बताना है कि भाई hypertonic solution ऐसा solution होता है जिसमें अगर हम सेल को डालें तो पानी सेल से बाहर आ जाएगा और सेल सिकुड़ जाएगा, श्रिंक हो जाएगा. ठीक है? परफेक्ट. बेटा देखो, ये हमेशा इस पे भी डिपेंड करता है कि सेल के अंदर कितना पानी है. देखो हमेशा समझ रहा है, ये रिलेटिव होता है. ये जो सेम सॉल्यूशन है ये इस सेल के लिए हाइपरटोनिक है, किसी दूसरे सेल के लिए ये हाइपोटोनिक हो सकता है.
मतलब देखो इस सेल के कंपैरिजन में इसके पास पानी कम है, बट मान लो मैंने एक और सेल डाला, इसके अंदर जो पानी है वो कम था इस कंपेयर्ड सॉल्यूशन, तो इन दिस केस क्या होगा, पानी इसके अंदर जाएगा, एंड ऑस्मोसिस होगा, तो इस सेल के लिए ये सेम सॉल्यूशन हाइपोटोनिक हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज मत हो, ध्यान से समझो। देखो अब ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें अगर आप सेल को डालो तो सेल के अंदर पानी चले जाएगा और सेल स्वेल हो जाएगा, सेल विल स्वेल अप, सच अ सॉल्यूशन कॉल्ड एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, सेल मोटू हो जाता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, सेल सिकुड़ जाता है, श्रिंक हो जाता है। ठीक है, और ये रिलेटिव होता है, रिलेटिव मतलब सेल के अंदर कितना पानी है, सेल के अंदर कितना सॉल्ट है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, फिर तीसरा होता है बेटा आइसोटोनिक। आइसोटोनिक में क्या होता है, द साइज ऑफ द सेल रिमेन्स सेम, मतलब सेल के अंदर जितना पानी है उतना ही पानी सॉल्यूशन में भी है, तो द अमाउंट ऑफ वाटर एंटरिंग द सेल इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वाटर एग्जिटिंग द सेल। कूल, यस, परफेक्ट गाइस, ग्रेट जॉब, है ना। तो इतना हमने कर लिया। ठीक है, अब क्या होता है बेटा, कई बार हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल्स इतने फूल जाते हैं दे बर्स्ट लाइक अ बलून। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है इसमें। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में द सेल श्रिंक्स, प्लीज ऑलवेज रिमेंबर, इन हाइपरटोनिक सेल्स श्रिंक, इन हाइपोटोनिक सेल विल स्वेल। अब प्लांट सेल में क्या होता है, ध्यान से देखो बेटा, प्लांट सेल में क्या होता है, इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन प्लांट विल श्रिंक एंड सच अ सेल इज कॉल्ड एज प्लाज्मोलाइज्ड सेल। क्या कहते हैं हम इसको, प्लाज्मोलाइज्ड सेल। मतलब देखो ध्यान से देखो, इसका जो सेल मेम्ब्रेन है वो निकल गया है सेल वॉल से और ये सिकुड़ गया है, सारा का सारा कंटेंट सिकुड़ गया, इसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइज्ड सेल। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या हुआ, पानी अंदर गया है और ये देख रहे हो ये थोड़ा मोटू हो गया, इट इज पुटिंग एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन द सेल वॉल, सच अ सेल इज कॉल्ड एज टर्जिड सेल। समझ रहे हो बेटा, प्लांट सेल फटता नहीं है क्योंकि उसके अंदर सेल वॉल होता है तो उसको फटने से रोकता है, और ऐसा सेल जिसके अंदर पानी बहुत ज्यादा चले जाता है उसको कहते हैं हम टर्जिड सेल, और ऐसा सेल जिसके अंदर पानी निकल जाता है, श्रिंक हो जाता है। देखो अब इसका साइज भी श्रिंक नहीं होगा क्योंकि सेल वॉल है, तो इसका जो सेल का कंटेंट है वो बस सिकुड़ेगा। समझो, द सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन विल डिटैच फ्रॉम द सेल वॉल और बीच में आके ऐसे कंडेंस हो जाएगा। ऐसे सेल को हम प्लाज्मोलाइज्ड सेल कहेंगे। ये श्रिंक नहीं हुआ, पूरा सेल श्रिंक नहीं हुआ, सेल का कंटेंट श्रिंक हुआ। ठीक है, परफेक्ट। इसको वापस हम हाइपोटोनिक में डालेंगे ना, ये फिर से नॉर्मल टर्जिड हो जाएगा। ठीक है, चलो समझ आ गया। अब आ जाओ, अब बाकी के स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, यस, अब सेल ऑर्गेनल्स देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है न्यूक्लियस। ठीक है बेटा, इसको कहते हैं हम, न्यूक्लियस इज आल्सो कॉल्ड एज हेड क्वार्टर ऑफ द सेल, हेड क्वार्टर ऑफ द सेल। इसके बेटा हेड क्वार्टर क्यों, ये कंट्रोल करता है एक्टिविटीज ऑफ द सेल। ठीक है, सेल के अंदर क्या होगा, ये कंट्रोल करता है। ठीक है सर, इसके 4 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 क्रोमैटिन मटेरियल, क्या होता है, क्रोमैटिन मटेरियल, दैट इज डीएनए। प्लीज समझो, मेरी बॉडी के सारे सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। नंबर 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नंबर 3 न्यूक्लियोप्लाज्म, और नंबर 4 न्यूक्लियोलस। बच्चे कहते हैं सर बताओ दोबारा एक बार एक्सप्लेन करो। देखो बेटा, क्रोमैटिन मटेरियल होता है जो हमारा सेल होता है, उसके न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। डीएनए इज लाइक अ मैप, मतलब समझ रहे हो, मेरे हर सेल के पास ऑलमोस्ट, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, मेरी बॉडी कैसी दिखेगी उसका मैप है। समझ रहे हो, जैसे कि आपको बिल्डिंग बनानी है और आपके लेबर, मान लो आपके सेल्स हैं, तो आपके सारे लेबरों के पास पूरे घर का मैप है। समझ रहे हो, मान लो मैं पूरा बिल्डिंग हूं, तो मेरी नाक कैसे होगी, मेरा कान कैसा होगा, ये सारा का सारा मैप मेरे सारे सेल्स के पास होता है, उनके न्यूक्लियस के अंदर। सोचो तो कितनी अमेजिंग बात है ये, हर सेल के अंदर मेरा पूरा आर्किटेक्चर छुपा हुआ है। ठीक है, वो डीएनए की फॉर्म में होता है। ठीक है, अभी जो न्यूक्लियस है बेटा, अगर आप देखोगे तो ये ऐसा होता है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन। समझ रहे हो, ये डीएनए, मान लो ये डीएनए अंदर,
ये जो डीएनए थ्रेड की तरह होता है, इसको ऐसे कवर करा हुआ है एक पैक में, इसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बेटा डबल लेयर की होती है, 2 लेयर होते हैं, और इसमें छोटे छोटे पोर होते हैं जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोपोर, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोपोर। ठीक है, और इसके अंदर फ्लूइड होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। अब फ्लूइड इज देयर कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म। चौथी चीज हमारे पास होता है न्यूक्लियोलस। क्या होता है? न्यूक्लियोलस। अब ये क्या है? एक डार्क सा होता है बेटा, ये आरएनए होता है, आरएनए और प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है। एक ना न्यूक्लियस के अंदर एक बहुत ही बड़ा डॉट सा होता है, डार्क डॉट सा होता है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है, तो ये 4 चीजें होती है हमारे न्यूक्लियस के अंदर। परफेक्ट, समझ आ गया? अब आ जाओ, दूसरा आता है भाई साइटोप्लाज्म। अब ये साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म बेटा सेल के अंदर का सारा फ्लूइड और सेल ऑर्गेनल्स। समझो, एक सेल के अंदर जितनी भी चीज होती है एक्सेप्ट न्यूक्लियस, इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू साइटोसॉल प्लस सेल ऑर्गेनल। समझे मेरी बात? जो बस लिक्विड लिक्विड है उसको साइटोसॉल कहते हैं, लिक्विड प्लस बाकी के सेल ऑर्गेनल एक्सेप्ट न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। समझ लो? और साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। परफेक्ट, आगे आओ। फिर आता है बेटा दूसरा सेल ऑर्गेनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आल्सो कॉल्ड एज ईआर। ठीक है, ये 2 तरह का होता है बेटा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेटा, इसके पास राइबोसोम नहीं होते, नो राइबोसोम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों? क्योंकि इस पे राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम आर प्रेजेंट। बेटा ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में। इट हेल्प्स इन प्रोटीन एंड दिस हेल्प्स इन लिपिड सिंथेसिस। ये किस में करता है? लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करता है। और एक बात बताओ, मैंने आपको क्या बताया था? लिपिड और प्रोटीन से क्या बना होता है? सेल मेम्ब्रेन। तो दोनों मिलकर सेल मेम्ब्रेन भी बनाते हैं। समझ आया? ये हमेशा बेटा न्यूक्लियस के पास होता है, ऐसे मेम्ब्रेन के सिस्टम की तरह होता है, ये न्यूक्लियस के पास होता है। ये देखो, ये दिख रहा है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी ईआर है। ठीक है, इट इज फाउंड क्लोज टू द न्यूक्लियस। यस, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन लिपिड सिंथेसिस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। परफेक्ट, आ गया गोल्गी apparatus। इसको कहते हैं भाई पैकेजिंग हाउस ऑफ द सेल। It is called as packaging house of cell. It is called as packaging house of the cell. ये क्या करता है? ये बेटा देखो, ये भी न्यूक्लियस के पास पाया जाता है। ध्यान से देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, यहां पे होता है ये। तो होता क्या है बेटा, यहां एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कोई भी रॉ मटेरियल आया, वो इसके अंदर जाता है और एक प्रोसेस्ड फॉर्म में निकल के आता है। समझे? इट इज लाइक अ मशीन। उसके अंदर आप रॉ मटेरियल डालो, आपको बिरयानी मिल जाएगी। समझो, चावल सब्जी वब्जी डालो, आपको पुलाव बन के निकलेगा, ऐसा उस तरह का होता है। ठीक है, इसको इसलिए कहते हैं पैकेजिंग हाउस ऑफ द सेल। यहां पे बेटा लाइसोसोम्स बनते हैं। अभी लाइसोसोम्स क्या होता है मैं दिखाता हूं। लाइसोसोम्स बेटा जो होते हैं ना, ये एक और टाइप के सेल ऑर्गेनल होते हैं जिसको हम कहते हैं क्लीनर्स ऑफ द सेल। क्लीनर्स मतलब ये क्या करते हैं? ये पूरे सेल को क्लीन करते हैं। मान लो कोई सेल ऑर्गेनल खत्म हो गया, मतलब काम नहीं कर रहा है, तो ये लाइसोसोम उसको तोड़ देंगे। ठीक है, या फिर मान लो पूरा सेल ही खराब हो गया है, तो ये अंदर ही बर्स्ट हो जाएंगे और पूरे सेल को डाइजेस्ट कर देंगे। इसलिए इनको हम सुसाइड बैग्स भी कहते हैं। कहते हैं सुसाइड बैग ऑफ द सेल। समझ लो, या फिर मान लो एक बैक्टीरिया अंदर आ रहा है, तो ये इस बैक्टीरिया को, फॉरेन मटेरियल को डिस्ट्रॉय कर देंगे। समझो, लाइसोसोम्स आर फिल्ड विद एन एंजाइम कॉल्ड एज लाइसोजाइम, जो कि क्या करते हैं? डिस्ट्रक्टिव है। ठीक है, या फिर सेल को डिस्ट्रॉय करेंगे, या फिर वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स, मतलब जो सेल ऑर्गेनल्स खराब हो गए हैं उसको डिस्ट्रॉय करके फेंक देते हैं। ठीक है, परफेक्ट, समझ आ गया? सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल। फिर आता है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है।
इसको आपने सुना होगा पावर हाउस ऑफ द सेल, इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि भाई यहां पे एटीपी बनती है, यहां पे एनर्जी बनती है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है बेटा, यहां पे क्या बनता है? एनर्जी बनती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ध्यान से देखो, ये डबल मेम्ब्रेन होती है इसमें। इसमें क्या होती है? डबल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन होती है इसमें। और इसका खुद का डीएनए होता है और इसका राइबोसोम होता है खुद का। बेटा प्लीज ध्यान से सुनो, डीएनए कहां पे होना चाहिए? न्यूक्लियस के अंदर। बट माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनल है जिसके पास खुद का छोटा सा डीएनए और राइबोसोम भी है, राइबोसोम भी। इससे क्या होता है? ये खुद कुछ प्रोटीन बना पाता है। देखो बेटा, आपको कोई भी प्रोटीन बनाने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं, एक डीएनए और राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद के दोनों हैं। तो ये वेट नहीं करता कि भाई न्यूक्लियस मुझे बोलेगा तब मैं बनाऊंगा, नहीं, ये खुद से भी कुछ काम कर लेता है। तो इसको कहते हैं हम सेमी ऑटोनॉमस। क्या कहते हैं हम इसको? सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल भी कहते हैं इसको, ठीक है। परफेक्ट। फिर आता है बेटा प्लास्टिड। ये देखो, ये माइटोकॉन्ड्रिया का भाई है, ये भी डबल मेम्ब्रेन है इसमें भी, और इसमें भी डीएनए और राइबोसोम है। तो इट इज ऑल्सो सेमी ऑटोनॉमस, ठीक है बच्चे। बट अब ध्यान से देखो, ये बहुत ही अमेजिंग है। इसको हम किचन ऑफ द सेल कहते हैं, एंड इट इज फाउंड ओनली इन द प्लांट सेल। ये एनिमल सेल्स में नहीं होता। और ये वही जगह है बेटा जहां पे फोटोसिंथेसिस होता है। आपने देखा ना भाई, प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं। प्लांट्स डू फोटोसिंथेसिस, दे कन्वर्ट सनलाइट इनटू फूड। ये इसी सेल ऑर्गेनल की वजह से होता है, ठीक है। बेटे प्लास्टिड तीन तरह के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ध्यान से समझ लेते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट में ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये ग्रीन कलर का होता है। इसके अंदर क्लोरोफिल होता है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट ऑल द कलर्ड पार्ट, प्लांट के जितने भी रंगीन पार्ट्स होते हैं ना, फ्लावर आपने देखा पर्पल, ब्लू, ग्रीन जो भी है, इट इज बिकॉज ऑफ द क्रोमोप्लास्ट, ठीक है बेटा। येलो कलर के कैप्सिकम सब क्रोमोप्लास्ट के वजह से होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट ये व्हाइट कलर का होता है एंड इट इज यूज्ड फॉर स्टोरेज। ये किस चीज में हेल्प करता है? ये हमारी स्टोरेज में हेल्प करता है, बस, ठीक है। समझ आ गया प्लास्टिड? परफेक्ट। बेटा थोड़ा तेज बता रहा हूं क्योंकि ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं आपको, ठीक है। वी आर गोना डू लिटिल फास्ट। वैक्यूल, ये क्या होता है? ये होता है स्टोरेज ऑर्गन। इसको कहते हैं हम स्टोरेज हाउस, ठीक है बेटा। वैक्यूल में चीजें स्टोर होती है, पानी हो गया, खाना हो गया, फैट हो गया, कुछ भी, ठीक है। इसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसको कहते हैं हम टोनोप्लास्ट। क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट, द मेम्ब्रेन ऑफ द, ये देखो ये मेरा सेल है ना, ये मेरा वैक्यूल है। वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है इसको कहते हैं हम टोनोप्लास्ट, ठीक है। परफेक्ट, आगे आ जाओ। अब जल्दी से देख लो बेटा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारा। लाइसोसोम को कहते हैं हम सुसाइड बैग। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, जहां पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस, इट हेल्प्स इन इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, साइट ऑफ वेरियस बायोकेमिकल एक्टिविटी एंड प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क, ठीक है बेटा। इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट मतलब देखो, ये न्यूक्लियस है, यहां पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना बेटा। तो ये चीजों को यहां से यहां लेके जाने में, ऐसे लेके जाने में, समझ रहे हो, इधर उधर लेके जाने में हेल्प करता है। वैक्यूल, स्टोरेज ट्रैक्ट्स, कंट्रोल सेंटर एंड न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, बैरियर अराउंड एन एनिमल सेल, गोल्गी बॉडी, पैकेजिंग हाउस ऑफ द सेल, पैकेजेस लिपिड्स एंड प्रोटीन। बस इतना बेसिक सा सवाल, ठीक है। फिर आखिरी टॉपिक था बेटा हमारा सेल डिवीजन, ठीक है। बॉडी में भाई, ह्यूमन बॉडी में सेल डिवाइड कैसे होते हैं? देखो दो तरह के डिवीजन होते हैं बेटा, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस, ठीक है। माइटोसिस होते हैं मेरे बॉडी सेल्स में और मियोसिस होता है मेरे रिप्रोडक्टिव सेल्स में। मतलब ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। माइटोसिस में क्या होता है बेटा, एक सेल से दो सेल बनते हैं और जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम रहता है। वन सेल गिव राइज टू टू डॉटर सेल्स एंड द क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम। इसमें क्या होता है बेटा, एक सेल से चार सेल बनते हैं,
एक सेल से 4 सेल बनते हैं, बट द क्रोमोसोम नंबर डज नॉट रिमेन सेम लाइक दिस। इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। देख रहे हो 2n से nn हो गया, nn रहता है। क्या हुआ? माइटोसिस में बॉडी सेल्स में होता है, मियोसिस रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है। माइटोसिस एक सेल से 2 सेल बनते हैं, मियोसिस एक सेल से 4 सेल बनते हैं। क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। ठीक है, ये क्यों होता है? देखो यहां पे क्यों होता है। देखो कोई भी ह्यूमन होता है ना बेटा, उसके अंदर मान लो क्रोमोसोम्स होने चाहिए 46, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो बेटा 23 फादर से आते हैं, 23 मदर से आते हैं, तब जाके 46 होते हैं। अगर मान लो 46 फादर से आ गए, 46 मदर से आ गए, तो कितना हो गया? 92 हो गया। तो फिर ह्यूमन अब नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, अगर क्रोमोसोम नंबर ज्यादा या कम होता है तो वो अब नॉर्मल हो जाता है इंसान। समझ रहे हो? तो क्या हो रहा है यहां पे? मियोसिस हेल्प करता है भाई टू मेंटेन क्रोमोसोम नंबर इन एन ऑर्गेनिज्म। मियोसिस नहीं होता तो हम क्रोमोसोम नंबर को हाफ नहीं कर पाते, तो इंसान में 92 आ जाते। अब मियोसिस की वजह से क्या होता है? 2n से n हो जाता है, n फादर से आता है, n मदर से आता है, दोनों मिलके एक इंसान में 2n नंबर हो जाता है फिर से। ठीक है, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस किस में हेल्प करता है? ये ग्रोथ में हेल्प करता है, रिपेयर में हेल्प करता है। माइटोसिस किस चीज में हेल्प करता है बेटा? ग्रोथ, रिपेयर और रिप्लेसमेंट भी कह सकते हो। मियोसिस हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन। ठीक है, यस, फटाक से जल्दी से तालियां बजाओ। गुड जॉब गाइस, वेल डन। हमने बहुत ही शानदार तरीके से इसको पूरा खत्म करा है। ग्रेट जॉब, वेल डन, यू गाइस डिड वंडरफुल जॉब। अब बेटा देखो, इस क्लास के बाद ना नीचे एक क्विज है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखोगे एक क्विज है, वी क्विज। उसको आप असाइनमेंट की तरह कर सकते हो। जो भी मैंने पढ़ाया उसके बेसिस पे एक क्विज है, वो कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा जो भी बच्चे क्लास 9th में है, ठीक है बेटा, आप लोगों के लिए हमारे पास एक 1 ईयर का कोर्स है। ठीक है, आपकी जो क्लास 9th है बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका बेस बनाती है फॉर IIT या फिर नीट। कितने बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हो कि सर मैं IIT जाना चाहता हूं क्लास 12th के बाद कॉलेज? जो भी बच्चे ऐसा ड्रीम रखते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। ठीक है, वेदांतु में 1 साल का कोर्स है क्लास 9th का। इसमें हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, इंग्लिश और SST 6 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, पूरे के पूरे 6 सब्जेक्ट। ठीक है, इसके साथ साथ आपके जितने भी डाउट्स होते हैं क्लास में पूरे सॉल्व करते हैं हम। बच्चों को जनरली डाउट पूछने में शर्म आती है क्लास में, यहां पे कुछ नहीं है, यहां पे टीचर है स्पेशली आपके डाउट सॉल्व करने के लिए। नंबर 2, बच्चों को नोट्स चाहिए होते हैं, हैंड रिटन नोट्स टीचर के। हमारी क्लासेस में आप बस क्लिक करो और टीचर के हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे। नंबर 3, बच्चों को रेफरेंस बुक चाहिए होती है। हमारे वेदांतों में तत्वा बुक्स होती है बेटा। जो भी बच्चा हमें ज्वाइन करता है हम उसको तत्वा बुक्स देते हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, असाइनमेंट क्वेश्चन सब होते हैं, जो कि आपका बेस सेट करेंगे फॉर IIT और JEE, IIT JEE और नीट के लिए। ये क्या होता है IIT JEE और नीट के होते हैं बेटा? ये एग्जाम होते हैं जो आपको क्लास 12th के बाद क्लियर करने होते हैं अगर आप कॉलेज आना चाहते हो, IIT या नीट, मतलब डॉक्टर बनना चाहते हो फिर IIT जाना चाहते हो। ठीक है, अब इसके लिए आपकी तैयारी क्लास 9 से आप शुरू कर सकते हो। ठीक है, और उसमें हम आपकी मदद करेंगे। ठीक है, इसके अलावा और क्या होता है बेटा? वेदांतु में अगर आप देखोगे 3 तरह की क्लासेस होती हैं। ठीक है, जल्दी बच्चे पूछते हैं कि सर क्या YouTube क्लासेस सफिशिएंट है कि मेरे मतलब स्कूल में अच्छे नंबर आ जाए? ठीक है, बहुत सारे बच्चों का सेम डाउट रहता है। बट बेटा YouTube क्लास सफिशिएंट होती है, बट होता क्या है ना, अगर आप हेल्प लेते हो एक्स्ट्रा तो आपका इंप्रूवमेंट ही होता है, कम नहीं होता कुछ। समझ रहे हो? आई वुड से इफ यू कैन अफोर्ड यू शुड डेफिनेटली गो फॉर वेदांतुस पेड कोर्सेज। देखो जैसे कि मैंने बताया, टॉप मास्टर टीचर्स होते हैं, लाइव डाउट सॉल्विंग होती है, क्विजेस होते हैं, लीडर बोर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो बच्चों को इससे हमेशा बेनिफिट ही होता है। और जो भी आप अपने घर के आसपास कोचिंग जा रहे होगे ना, उसमें भी इतनी फैसिलिटीज नहीं होती। आप चाहे तो एक बार चेक कर सकते हो, और अगर होगी भी तो प्राइस उनका बहुत ज्यादा होता है। वेदांतु के कोर्सेज की प्राइस क्या है मैं बताता हूं। देखो 3 तरह के कोर्सेज होते हैं बेटा। एक में है 9,000 रुपए, ठीक है, जो कि डिस्काउंट के बाद कम हो जाता है। ठीक है, अगर आप कोड यूज करते हो AR Pro तो यू विल गेट डिस्काउंट। फिर है बेटा लाइट, प्रो लाइट और प्रो क्लासिक। तो वेदांतु में ये 3 वर्जन होते हैं।
ठीक है, ये 35,000 का है, ये 45,000 का है। बच्चे कहते हैं इससे फर्क क्या है? देखो बेटा, ये रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, ये दोनों लाइव क्लासेस होती है। ठीक है, बाकी के फीचर सारे सेम है, जैसे मैंने बताया था, इन क्लास डाउट सॉल्विंग, इन क्लास आपके जितने भी डाउट है क्लास में सब पूछ सकते हो, लाइव क्विज होते हैं, लीडर बोर्ड होते हैं, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज होती है आपकी, आपको पता चलता है कि आप ऑल इंडिया लेवल पे कहां पे स्टैंड करते हो, असाइनमेंट्स मिलते हैं आपको सब में, स्टडी मटेरियल मिलता है ना, डिस्कशन ऑफ स्टडी मटेरियल। देखो इन दोनों में क्या होता है, डिस्कशन ऑफ स्टडी मटेरियल भी होता है। उसके अलावा यहां पे इस वाले में आपको एक डाउट ऐप भी मिलता है, जिसमें आपका कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। उसके अलावा इस वाले में क्या होता है बेटा, इसमें पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी होती है। समझ लो फर्क, इसमें आपको फिजिकल कॉपी ऑफ बुक्स भी मिलती है, रेफरेंस बुक, यहां पे आपको बस पीडीएफ मिलेंगी दोनों में। तो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट आप तीनों में से कुछ भी चूज कर सकते हो। एक लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, वहां पे जाके आप क्लिक करोगे ना तो आपका ऑटोमेटिकली कोड लग जाएगा और हर किसी में आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तब भी आप कोड लगा सकते हो AR Pro एंड यू कैन गेट अ एक्स्ट्रा डिस्काउंट। ठीक है बच्चे, ऑलरेडी हजारों बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है, 2 बैच कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, ये तीसरा बैच स्टार्ट हो रहा है और इसके बाद खत्म हो गया तो यू माइट नॉट गेट अ प्लेस ऑन दिस। ओके, तो जो भी बच्चों ने एनरोल नहीं करा है और इंटरेस्टेड हो, जिनको लगता है कि सर मुझे लगता है कि वेदांतु में आई बिलीव कि मेरा मुझे लगता है कि हाँ मैं अच्छा कर पाऊंगा, वेदांतु में मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। बच्चे कहते हैं सर यूट्यूब से हो सकता है बट उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है बेटा। ठीक है, जैसे मैंने बताया कोई हार्म नहीं होगा, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो हेल्प लेने में हिचकिचाना बिल्कुल नहीं चाहिए। हेल्प लो, अपनी तैयारी अच्छे से करो कि भाई कसर ना रह जाए, क्योंकि जो आपकी क्लास 9th है 10th है एक ही बार आती है जिंदगी में। ठीक है, मेक यूज ऑफ इट, अपना बेस इतना स्ट्रांग बना लो कि भाई जब 11th और 12th में आप पहुंचो तो आपको कोई रोक ना पाए, आपके IIT या फिर नीट का जो भी ड्रीम कॉलेज है वहां पे जाने से आपको कोई रोक ना पाए। ठीक है, तो बच्चों देर मत करो, क्योंकि इसके प्राइजेस जो है ये भी बढ़ते हैं। 2 चीजें, अगर आपने जल्दी नहीं करा तो क्या होगा, एक तो प्राइजेस बढ़ सकते हैं, नंबर 2 क्या पता वो बैच ही फुल हो जाए। ठीक है, फिर आपको और वेट करना पड़े। ठीक है बेटा, देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एज यू कैन सी, जब आप कोड लगाते हो AR Pro तो जो 9,000 का कोर्स है वो 8100 का हो जाता है, तो देयर इज अ डिस्काउंट। बाकी कोर्सेज में भी डिस्काउंट हो सकता है, आप चूज करो कि आपको लाइव पढ़ना है। आप अगर लगता है कि सर मेरी इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ी वीक है, मैं इससे काम चला लूंगा, तो ये भी है, काम चलाओ नहीं, ये भी बहुत ही अच्छा है। बट डिपेंड करना है बच्चों के पढ़ने का स्टाइल, के आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो, तीनों में से। ठीक है, परफेक्ट। तो गाइज आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, फोन पे कुछ भी यूज करके इसको इस्तेमाल कर सकते हो एंड मेक यूज ऑफ इट। ठीक है, आप अपने कोचिंग बाहर कहीं जाते हो उनसे कंपेयर करो, हमारी टीचिंग देखो, और अगर आपको अच्छा लगे तो जल्दी से जल्दी एनरोल करो, क्योंकि वेट मत करो। वो ना जल्दी स्टार्ट करोगे तो ज्यादा आगे जा पाओगे, एंड में स्टार्ट करके फिर फायदा नहीं, क्योंकि टाइम लॉस हो जाता है। ठीक है, तो यस, तो बच्चों आई विल बी वेटिंग फॉर यू इन द क्लासेस। ठीक है, अगर आपको पढ़ने में मजा आया तो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, माय इंस्टाग्राम ID इज amrit_RJ, है ना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम पूरा का पूरा कोर्स यहाँ पे भी कराएंगे, बट यहाँ पे हम डाउट नहीं ले पाते, नोट्स अच्छे से नहीं दे पाते आपको। ठीक है, आपके टेस्ट नहीं ले पाते, आपका रिवीजन नहीं करा पाते, ये सारी चीजें आपको वेदांतु प्रो में मिलेगी। वहां पे आपकी रोज क्लासेस होंगी 5 से 8 बजे तक शाम को। ठीक है, तो जल्दी से एनरोल करो। और आज का होमवर्क है, आपको बताना है कि व्हाट इज called as the headquarter of the cell, what is the powerhouse of the cell, what is the kitchen of the cell, what is the suicide bag। ये चारों के चारों आपको मुझे बताना इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, ऑन दिस नोट कीप स्माइलिंग, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लीव अ हार्ट इन द कमेंट बॉक्स। टेक केयर एंड बाय बाय।